जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राम मूर्ति। साथियों, हमने अपने पिछले वीडियो में लेक्चर नंबर 4 जो गवर्नर जनरल और वाइसराय से संबंधित था उस पर हम लोग विचार किए थे और यहाँ तक पहुँच गए थे। और आप लोगों ने बताया था कि 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बेरे हिंगस्टीन ने मुस्लिम कानून के अध्ययन एवं शिक्षण के लिए डैश में मदरसा की स्थापना की थी। तो आप लोगों का सही आंसर आया था कोलकाता में, यानी कोलकाता में सबसे पहले मदरसा का स्थापना किया गया था। आज हम इससे आगे की प्रश्न को देखेंगे और ये रहा आज का पहला प्रश्न। प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्या वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था? क्या वो लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड डफरिन था या लॉर्ड कैनिंग था? तो जिस समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था यानी 1885 की ये बात है और उस समय में भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन था भारत का गवर्नर जनरल। और लॉर्ड डफरिन ने ही अवध को क्या कहा था? ये वह फल है जो कभी न कभी हमारे मुंह में समा जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजी सरकार के अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी एलन अब्टो विलियम ह्यूम द्वारा 1885 में की गई थी। यानी इसका जो स्थापना है वो एओ ह्यूम ने कब किया था? 1885 में, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई स्थापित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। और सबसे पहला अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, सबसे पहला अधिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये, 28 दिसंबर 1885 को कहाँ हुआ था? बम्बई में। बम्बई में किस स्थान पर हुआ था? तो स्थान के नाम जब भी पूछे तो याद रखिएगा गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। यानी 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। और लॉर्ड डफरिन 1884 में गवर्नर जनरल बने थे और ये 1888 तक रहे थे। और इसी बीच में 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था। कांग्रेस का स्थापना हुआ था और कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि बंगाल सती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था? क्या वो एडवर्ड लॉ थे? क्या वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे? क्या वो सर हेनरी हार्डिंग थे या विलियम बटरवर्थ वेले थे? इनमें से कौन थे? तो इसका जो सही आंसर आता है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग आ जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने बंगाल में सती विनियमन लाया था। कब? 1829 में। यहाँ आप देख सकते हैं, कहता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल 1828 से 1835 तक रहा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इन्हें भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। यानी भारत का जो पहला गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है। इसके कार्यकाल में राजा राम मोहन राय की मदद से अधिनियम 17 के द्वारा सती प्रथा को 1829 में समाप्त कर दिया गया। विलियम बेंटिंग के द्वारा ही राजा राम मोहन राय के सहयोग से
अधिनियम 17 के तहत सती प्रथा को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और सती प्रथा कब समाप्त हुआ था, 1829 में। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ कहता है कि किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था? क्या वो लॉर्ड एलन बरो थे, क्या वो लॉर्ड हार्डिंग थे, क्या वो लॉर्ड बेंटिंग थे, या लॉर्ड कैनिंग थे? तो जिस समय में सिपाही विद्रोह हुआ था, यानी ये बात जो है ये 1857 की बात है, और उस समय में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अच्छा, लॉर्ड हार्डिंग का संबंध किससे है? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में ही जॉर्ज पंचम आया था। कौन आया था? जॉर्ज पंचम आया था भारत घूमने के लिए। 1911 की ये बात है। चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब इस टेबल को देखेंगे तो यहाँ पर कुछ गवर्नर जनरल्स के नाम दिए गए हैं और उनके बाद उनके घटना या कार्य का नाम दिए गए हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं, लॉर्ड हार्डिंग की बात करते हैं, तो लॉर्ड हार्डिंग ने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। अगर लॉर्ड बेंटिंग की बात करते हैं तो लॉर्ड बेंटिंग ने सती प्रथा उन्मूलन किया था, यानी सती प्रथा पर रोक लगाया था। अगर लॉर्ड कैनिंग की बात करते हैं तो लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था। और लॉर्ड एलन बरो की बात करते हैं तो इसने दास प्रथा को समाप्त किया था, यानी दास प्रथा उन्मूलन का संबंध लॉर्ड एलन बरो से है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। अब प्रश्न कहता है कि जब गांधी जी ने दांडी यात्रा का आह्वान किया था उस समय भारत का वायसराय कौन था? क्या लॉर्ड विलिंगडन थे, क्या लॉर्ड रीडिंग थे, या लॉर्ड बेवेल थे, या लॉर्ड इरविन थे? तो उस समय में भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन हुआ करता था, जिस टाइम में गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत किए थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दांडी यात्रा आह्वान के समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे, और लॉर्ड इरविन का कार्यकाल कब से कब तक था? 1926 से लेकर के 1931 तक था। कब तक था? 1926 से 1931 तक। अब आप इसका उत्तर बताइए, क्या होगा इसका सही आंसर? पहले प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न कहता है कि 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुआ सुधार का नाम बताइए। क्या वो विधवा पुनर्विवाह था, सती प्रथा का प्रतिषेध था? तो ये तो बेंटिंग को श्रेय जाता है। इसका ये सती प्रथा का श्रेय किसका आता है? बेंटिंग को। मार्लो मिंटो सुधार था या व्यक्तिगत सिद्धांत था? तो लॉर्ड डलहौजी का संबंध जो है वह व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़प की नीति से है। इस प्रकार से इसका जो सही आंसर हो जाता है वो सी हो जाता है। इनके कार्यकाल के दौरान हुए सुधार का नाम जो था व्यक्तिगत सिद्धांत। क्या नाम था? व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़प नीति। और इसी नीति के तहत ये अवध को हड़प लिया था। चलिए, आप यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ दिया गया है कि लॉर्ड डलहौजी 1848 में गवर्नर जनरल के रूप में भारत आए। वह शुरू से ही प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन को यथासंभव बड़े क्षेत्र में विस्तृत करने के लिए दृढ़ था। डलहौजी की नीति का अंतर्निहित उद्देश्य भारत में ब्रिटिश निर्यात का विस्तार करना था। लॉर्ड डलहौजी ने जिस प्रमुख नीति के माध्यम से अपनी विलय की नीति को लागू किया वह व्यक्तिगत सिद्धांत कहा जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे। सर्वप्रथम सतारा को कब विलय किया गया था? 1848 में। उसके बाद चैतपुर और संभलपुर 1849 में।
बघाट 1850 में, नागपुर 1853 में, झांसी 1854 में, अवध 1856 में, जो कुशासन के आरोप द्वारा हड़पे गए थे। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने में निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? क्या वो विलियम कैरी का है, क्या वो चार्ल्स वुड का है, जेम्स मिल का है, या थॉमस बेबिंगटन माइकले है? कौन है जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया था? तो आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपको यूं ही आंसर मिल जाएगा। यहाँ लिखा गया है कि ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, जो 1828 से 1835 तक द्वारा कार्यकारी परिषद के विधि सदस्य लॉर्ड माइकले को लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष चुना गया था। यानी लॉर्ड माइकले कौन थे? लोक शिक्षा समिति के अध्यक्ष थे। भाषा संबंधित विवाद पर राय मांगी गई, जिसमें माइकले ने अंग्रेजी शिक्षा की अनुशंसा की और कहा कि हमें अंग्रेजी शिक्षा द्वारा ऐसा वर्ग तैयार करना है जो जाति और रंग से भारतीय हो, लेकिन विचार, रुचि और बुद्धि से अंग्रेज हो। कौन? ये बात किसने कहा था? माइकले ने। किसका कथन है कि हमें ऐसा लोग चाहिए जो जाति और रंग से भारतीय हो और विचार, रुचि और बुद्धि से अंग्रेज हो। कहता है कि चार्ल्स वुड्स डिस्पैच 1854 आए थे, को भारतीय शिक्षा का मेगना कार्टा कहा जाता है। क्या कहता है? मेगना कार्टा कहता है। यानी इस प्रकार से अगर हम लोग बात करें तो अंग्रेजी शिक्षा के बढ़ावा देने में किसका ज़्यादा योगदान था? तो वो थॉमस बेबिंगटन माइकले था, जिन्होंने कहा था कि हमें ऐसा लोग चाहिए जो जाति और रंग से भारतीय हो, लेकिन रुचि बुद्धि से अंग्रेज हो। कहता है कि इनमें से किसे अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है? क्या वो लाला लाजपत राय है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, या लाल बहादुर शास्त्री है? कौन है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन चलिए यहाँ पर उसका डिस्कशन है। कहता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 21 अप्रैल 1947 को दिल्ली के मैटकॉफ हाउस में प्रशासनिक सेवा के प्रोबेशनरी अधिकारियों को संबोधित किया था। वर्ष 2026 से 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरदार पटेल को आधुनिक अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना हेतु भारतीय सिविल सेवाओं के संरक्षक संत के रूप में जाना जाता है। इन्होंने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा है। यानी भारत का स्टील फ्रेम किसने कहा है? सिविल सेवकों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। यानी इस प्रकार से सही आंसर जो हो जाता है वो बी हो जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न तो यही है, ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? अवध साम्राज्य को, ग्वालियर को, झांसी को, या विजयनगर साम्राज्य को? तो यहाँ थोड़ा डिस्कशन देखिए। वैसे इसका आंसर तो सबको पता है कि अवध को कहा था। अब यहाँ पर कहता है कि 1848 में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध साम्राज्य को चेरी नाम
से वर्णित किया। लॉर्ड डलहौजी ने वर्णित किया कि ये अवध राज्य वह चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। इस समय अवध का नवाब बाजिद अली शाह था। कौन था? बाजिद अली शाह था। इस प्रकार से इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाता है अवध ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न कहता है कि इसमें से किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक यानी फादर ऑफ सिविल सर्विस माना जाता है? क्या वो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, ब्लेंजली है, बेरिंगहम है या लॉर्ड डलहौजी है? बताइए कौन है। तो जब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि कॉर्नवालिस भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता था। इस सेवा में 1853 में 53 से प्रतियोगितात्मक परीक्षा होने लगी। यह प्रारंभ में इंग्लैंड में होती थी परंतु 1923 से भारत में भी होने लगी। इसे पुलिस सेवा का जन्मदाता भी माना जाता है। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को इस प्रकार से इसका जो सही आंसर होता है वो चार्ल्स कॉर्नवालिस या लॉर्ड कॉर्नवालिस ए हो जाता है। चलिए तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।